प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक भारत का इतिहास के प्रथम टॉपिक पानीपत के तृतीय युद्ध की बात करेंगे। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी को अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया। इस युद्ध के प्रमुख कारण क्या थे, इसके परिणाम क्या रहे और मराठों की पराजय के क्या कारण थे, इसका विस्तृत अध्ययन हम करेंगे। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं इसकी पृष्ठभूमि की। तो 14 जनवरी 1761 ईस्वी को मराठों तथा अफगानों के मध्य लड़ा गया पानीपत का तृतीय युद्ध मराठा इतिहास की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके भीषण परिणामों ने मराठा शक्ति को गहरा आघात पहुंचाया। डॉक्टर एस.एन. सेन का मत है कि पानीपत की लड़ाई इसमें भाग लेने वाली दो महत्वपूर्ण शक्तियों मराठा और अब्दाली की महत्वाकांक्षी नीतियों तथा उत्तेजक कार्यवाहियों का स्वाभाविक तथा अनिवार्य परिणाम था। इस लड़ाई को जन्म देने में अन्य उन सभी मुस्लिम और हिंदू शक्तियों की सही या गलत तथा निष्क्रिय भूमिकाएं भी कम महत्वपूर्ण नहीं हैं, जिन्होंने मराठों के प्रति शत्रुता, असहयोग तथा तटस्थता की नीति अपनाकर जहां एक और मराठों को कमजोर बनाया, वहीं अहमद शाह अब्दाली को सफल युद्ध छेड़ने के लिए प्रोत्साहित भी किया। अफगानों तथा मराठों के बीच युद्ध इसलिए भी अनिवार्य था क्योंकि दोनों ही पतनोन्मुख मुगल सत्ता का लाभ उठाकर भारतीय राजनीतिक क्षितिज पर स्वयं को सर्वाधिक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहते थे। इस प्रकार मराठों तथा अफगानों के मध्य संघर्ष बहुत पहले से ही सन्निकट था। पानीपत के तृतीय युद्ध के प्रमुख कारण क्या रहे, तो इसमें सबसे पहला कारण है मराठों की विदेश नीति का युद्ध में योगदान। पेशवाओं द्वारा संचालित विदेश नीति ने मराठों को पानीपत के तीसरे युद्ध में भाग लेना एक प्रकार से अनिवार्य कर दिया था। यदि हम पेशवा बालाजी विश्वनाथ के काल से मराठा विदेश नीति का सूक्ष्मता से अध्ययन करें तो ये तथ्य पूर्णतः स्पष्ट हो जाएगा कि मराठा विदेश नीति के मुख्य रूप से निम्नलिखित 3 सिद्धांत थे। पहला, यथासंभव आर्थिक हितों की प्राप्ति करना। दूसरा, मराठा प्रसार तथा मराठा प्रभुत्व की स्थापना करना। तीसरा, तीर्थों या धार्मिक स्थानों को मुस्लिम शासकों से मुक्त कराना। उपर्युक्त तीनों सिद्धांतों या उद्देश्यों में से मुख्य रूप से प्रथम 2 उद्देश्यों को लेकर ही पेशवाओं ने अपनी विदेश नीति को व्यवहारिक रूप दिया, क्योंकि प्रथम 2 उद्देश्यों की पूर्ति से तीसरा उद्देश्य स्वतः पूरा हो जाता था। दूसरा कारण था मराठा विदेश नीति की क्रियान्विति और परिणाम। 12 अप्रैल 1752 ईस्वी की मुगल मराठा संधि को मराठों ने आर्थिक लाभ तथा राजनीतिक लाभ के उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक पाया, क्योंकि इस संधि के अंतर्गत मुगल सेवा के बदले पेशवा को अजमेर व आगरा की सूबेदारी तथा पंजाब और सिंध पर चौथ वसूल करने का अधिकार मिल गया था। मराठा पेशवा ने तत्कालीन लाभ को ध्यान में रखा, लेकिन उसने उस गंभीर और विनाशकारी उत्तरदायित्व के बारे में नहीं सोचा जो उसके कंधे पर अब आ पड़ा था, और वह था मुगल साम्राज्य की रक्षा उसके शत्रुओं से करना। वस्तुतः इस संधि ने मराठों को विनाश की ओर जाने को प्रेरित किया। इसीलिए विद्यार्थियों, प्रोफेसर एस.आर. शर्मा लिखते हैं कि यह योजना यानी 1752 की संधि तत्काल कार्यान्वित तो नहीं हुई, लेकिन इससे मराठों का महत्व जरूर बढ़ गया। अब ये लोग उस प्रांत की ओर ताकने लगे जहां इनका विनाश होने वाला था। इस संधि के परिणाम स्वरूप मुगलों के शत्रु रुहेले पठान तथा अहमद शाह अब्दाली भी अब मराठों के शत्रु बन गए थे। इस युद्ध का तीसरा प्रमुख कारण था नादिर शाह के आक्रमणों द्वारा अब्दाली के आक्रमणों का मार्ग प्रशस्त होना। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने भारत पर सफल आक्रमण किया था। इस समय अहमद शाह अब्दाली उसका सेनापति बनकर आया था। तब अब्दाली ने मुगल सम्राट की शक्तिहीनता, अयोग्यता और मुगल साम्राज्य की पतनोन्मुखी हीन दशा को खुद देखा था। अतः उसने यह अनुभव कर लिया था कि निष्क्रिय और मात्र कठपुतली मुगल सम्राट और जर्जरित वे विश्रृंखलित मुगल साम्राज्य किसी भी प्रकार के शक्तिशाली आक्रमण का सामना नहीं कर सकता। इससे अब्दाली भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित हुआ। अतः नादिर शाह के आक्रमण से अब्दाली के लिए भारत अभियान का मार्ग प्रशस्त हो गया। इस युद्ध का चौथा कारण था मुगल दरबार का आंतरिक संघर्ष। मुगल सम्राट की कमजोर स्थिति के कारण मुगल दरबार में ईरानी तथा हिंदुस्तानी अमीरों के दलों में परस्पर ईर्ष्या द्वेष तथा प्रतिद्वंदिता थी।
उसमें सत्ता, अधिकार और धन प्राप्ति के लिए परस्पर संघर्ष चल रहा था। अतः मुगल साम्राज्य का बादशाह एकता के अभाव के कारण विदेशी आक्रमणकारियों का सामना करने में असमर्थ था। इन आंतरिक कुटिल दलबंदियों और प्रबल प्रतिद्वंदिता ने विदेशियों को भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित किया। पानीपत के तृतीय युद्ध का पांचवा कारण था मुगल साम्राज्य का निरंतर विघटित होना। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य निरंतर पतन की ओर बढ़ रहा था। विभिन्न आंतरिक मतभेदों और अयोग्य मुगल सम्राट के कठपुतली बन जाने से शक्तिशाली अमीरों और जमींदारों में, प्रांतीय सूबेदारों और शासकों में केंद्रीय सत्ता से अलग होकर अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करने की प्रवृत्ति ने जन्म ले लिया था, जिसके फलस्वरूप अवध, बंगाल, बुंदेलखंड, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा, मालवा तथा दक्षिण के अनेक प्रांत मुगल साम्राज्य से अलग होकर स्वतंत्र हो गए थे। इस विघटनकारी प्रवृत्ति ने मुगल साम्राज्य को पतन के कगार पर ला खड़ा किया, जिसके कारण विदेशी आक्रमणकारियों का मुगल साम्राज्य पर आक्रमण हेतु उत्साह बढ़ गया था। एक अन्य कारण था मराठों की विस्तारवादी नीति। पेशवा बालाजी राव ने अपने सैनिकों की मदद से कर्नाटक में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। उसने दिल्ली पर अपना प्रभाव स्थापित कर मुगल साम्राज्य के रक्षक के रूप में पंजाब तथा उत्तर पश्चिमी सीमा क्षेत्र तक मराठा साम्राज्य स्थापित करना वह चाहता था। उसने मुगल सम्राट को अपने सैन्य बल पर आधारित कर दिया था। पेशवा की पंजाब पार राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा के कारण अब्दाली से उसका सीधा संघर्ष हो गया। अतः मराठों की साम्राज्यवादी नीति ने ही उन्हें अब्दाली के खिलाफ पानीपत के विनाशकारी युद्ध में ला खड़ा कर दिया। एक अन्य महत्वपूर्ण कारण था मराठों की पड़ोसी राज्यों के साथ अस्थिर एवं परिवर्तनशील राजनीति। उत्तरी भारत में मराठा राजनीति का सबसे बड़ा दोष ये था कि मराठे अपनी नीति को अपने हित के लिए निरंतर बदलते रहे। उन्होंने मुगल सम्राट, वजीर, रुहेलों, अवध के सूबेदार, पंजाब में मुगल अधिकारियों, राजपूतों एवं जाटों के प्रति कोई ठोस, सुदृढ़ एवं स्पष्ट नीति नहीं अपनाई थी। मराठा सरदारों ने राजपूत शासकों के साथ दंभी, अविवेकी तथा अमानवीय नीति अपनाई। उन्होंने राजपूत शासकों की फूट तथा दुर्बलता का लाभ उठाकर इनसे बलपूर्वक ज़्यादा से ज़्यादा धन वसूल करने की नीति अपनाई। इस स्वार्थपूर्ण नीति से मराठों ने राजपूतों की सहानुभूति भी खो दी, जिससे मराठा पक्ष दुर्बल हो गया। इसी क्रम में दिसंबर 1754 ईस्वी में मराठों ने रोहेला पठानों के प्रदेश पर भी अकारण आक्रमण किया, जिससे रोहेलों का सरदार नजीब खां उनका प्रमुख शत्रु बन गया। दिल्ली की राजनीति में भी उन्होंने अवांछनीय हस्तक्षेप किया। इस प्रकार मराठों की त्रिपक्षीय विदेश नीति उनके लिए नुकसानदेह साबित हुई। इसी संदर्भ में डॉक्टर एस.एन. सेन लिखते हैं कि राजपूत, जाट, रूहेले तथा मुगल सरदार मराठों से नाराज हो गए। मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच संघर्ष का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण था अहमद शाह अब्दाली की राजनीतिक महत्वाकांक्षा। अहमद शाह अब्दाली महत्वाकांक्षी विजेता था। उसने भारत के बाहर एक विशाल प्रदेश पर अपना अधिकार कर लिया था। इस विशाल विजित प्रदेश पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए उसे एक विशाल सेना की आवश्यकता थी और इस विशाल सेना के लिए उसे धन की जरूरत थी। अतः धन प्राप्त करने हेतु भारत के संपन्न और समृद्ध प्रदेशों को उसने लूटना चाहा, क्योंकि इससे उसके राज्य की सीमा का भी विस्तार होता और उसकी धन की लालसा तथा राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी पूरी होती। इस प्रकार अहमद शाह अब्दाली की राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी दोनों पक्षों के बीच संघर्ष का एक प्रमुख कारण साबित हुई। दोनों पक्षों के संघर्ष का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण था अब्दाली के प्रति मराठों की आक्रमणकारी नीति। मराठों की साम्राज्य विस्तार नीति ने विद्यार्थियों अहमद शाह अब्दाली को भी उनका घोर शत्रु बना दिया। 1752 ईस्वी की मुगल मराठा संधि ने मराठों को पंजाब के प्रदेशों में प्रसार करने के लिए भी लालयित किया, जहाँ के कुछ प्रदेशों पर अब्दाली ने पहले से अपना अधिकार जमा रखा था। डॉक्टर जदुनाथ सरकार के अनुसार इस संधि के अनुसार उत्तर पश्चिम के सीमा प्रांत पर मराठों का अधिकार हो गया, यद्यपि उन पर
मुगल सम्राट का अधिकार बना हुआ था। अब अब्दाली का सामना करना मराठों के हित में था। बादशाह को इस प्रांत की रक्षा के विषय में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं थी। वजीर सफदरजंग ये भी कहने लगा कि मराठों की सहायता से काबुल को फिर जीत लिया जाएगा। इस प्रकार 1752 ईस्वी के पश्चात मराठे अत्यधिक महत्वाकांक्षी हो गए और वे अब्दाली से संघर्ष करने के लिए भी अपने को समर्थ समझने लगे। इस प्रकार डॉक्टर AC बनर्जी के मतानुसार पेशवा की उत्तर पश्चिम भारत के रक्षक के रूप में स्थिति ने ही उसे अब्दाली के खिलाफ पानीपत के विनाशकारी युद्ध में लाकर खड़ा कर दिया। इस संघर्ष का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण था रुहेलों व नजीबुद्दौला का उत्तरदायित्व। पानीपत के युद्ध के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार रुहेले तथा बंगश पठानों को माना जाता है। भारतीय पठान शुरू से ही मुगलों से शत्रुता रखते थे, क्योंकि हम लोग द्वितीय वर्ष में पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार अंतिम पठान शासक इब्राहिम लोदी को 1526 ईस्वी में पानीपत के पहले युद्ध में ही बाबर, जो कि मुगल शासक था, के द्वारा पराजित किया गया और परिणाम स्वरूप अफगानों की सत्ता भारत में समाप्त हुई और मुगलों की सत्ता स्थापित हुई। इसलिए उनमें प्रारंभ से ही शत्रुता रही। जब उन्होंने देखा कि मुगल साम्राज्य लड़खड़ा रहा है तो वे दिल्ली पर पठान राज्य की स्थापना का सपना देखने लगे। डॉक्टर GS सरदेसाई के शब्दों में भारतीय पठान मुगलों के वंशानुगत शत्रु थे और भारत में इनके शासन की समाप्ति का स्वप्न देखते थे। यानी वो सोचते थे कि मुगल साम्राज्य कमज़ोर हो रहा है तो मुगल साम्राज्य के जर्जर खंडों पर या खंडरों पर वो अपना साम्राज्य, अफगान साम्राज्य पुनः स्थापित कर सकते हैं। अतः उन्होंने उत्तर पश्चिम से अहमद शाह अब्दाली को मुगल साम्राज्य पर निर्णायक प्रहार करने के लिए आमंत्रित किया। मुगल वजीर सफदरजंग और मराठों के बीच संधि से पहले पठानों द्वारा अब्दाली को बुलाने का मुख्य कारण मुगलों की शत्रुता थी, किंतु इस संधि के पश्चात पठानों की ये कार्यवाही मुख्यतः मराठों के शत्रुता से प्रेरित हो गई, क्योंकि उन्होंने पतनोन्मुख मुगल साम्राज्य की रक्षा का भार उठाकर पठानों के राजनीतिक स्वप्न को गहरा आघात पहुंचाया। दोनों पक्षों के बीच संघर्ष का एक महत्वपूर्ण कारण ये भी था कि नजीब खान ने अब्दाली को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया और साथ ही उसकी सहायता भी की। उत्तर प्रदेश के दोआब में सहारनपुर का शासक नजीब अफगान शासक अब्दाली से संबंधित था। वह दिल्ली दरबार में मराठा समर्थक वजीर इमादुल मुल्क तथा अन्य सरदारों का विरोधी था। 1752 ईस्वी में मराठों ने रुहेलखंड तथा दोआब क्षेत्र में काफ़ी लूटपाट मचाई, जिसके कारण नजीब खां मराठों का विरोधी हो गया। अतः उसने मराठों को उत्तर भारत से खदेड़ने के लिए अब्दाली को आमंत्रित तो किया ही, अपितु भारत में अब्दाली के आने पर उसने मराठों के खिलाफ विभिन्न प्रकार से अब्दाली की सहायता भी की और सहयोग भी दिया। इन सारे परिस्थितियों के साथ साथ युद्ध का तात्कालिक कारण भी था और वह था अहमद शाह अब्दाली ने अफगान रुहेला शासक नजीबुद्दौला को मुगल सम्राट के मीर बख्शी के पद पर नियुक्त किया था। वह अब्दाली का दिल्ली में प्रतिनिधि था और दिल्ली की सर्वोच्चता का वह प्रतीक भी था, यानी सर्वोच्च सत्ता उसके पास थी। किंतु मराठों ने दिल्ली पर आक्रमण करके उसे समझौता करने के लिए बाध्य किया और अंततः उसे अपमानित होकर दिल्ली छोड़ के चला जाना पड़ा। इसी प्रकार मराठों ने पंजाब पर आक्रमण करके 1758 ईस्वी में लाहौर पर भी अधिकार कर लिया और अहमद शाह के बेटे तैमूर शाह को पंजाब से निकाल दिया। अतः यह स्वाभाविक था कि अफगान शासक अहमद शाह एक विशाल सेना सहित मराठों से बदला लेने के लिए उत्तरी भारत पर आक्रमण करके अपने शत्रुओं को सबक सिखाता। इस प्रकार ये माना जा सकता है कि पानीपत के तीसरे युद्ध के लिए मराठों की साम्राज्य विस्तार नीति ही ज़्यादा जिम्मेदार थी। अब ये सारी परिस्थितियाँ थी जिनकी वजह से मराठों और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। अब पानीपत के तीसरे युद्ध की प्रमुख घटनाएं क्या थी, उसके परिणाम क्या निकले और मराठों की पराजय के क्या कारण थे, वो हम अपनी अगले कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।